पीएचडी इंटरव्यू से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मेरे अन्य फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मैं जो इंटरव्यू से पहले जो सर्च किया और जो सर्च नहीं कर पाया जिसका आंसर मुझे इंटरव्यू के बाद फ्रेंड्स के माध्यम से मिला या फिर उस पे थोड़ा सोचने पे और कुछ सक्सेसफुल बाद में जो फ्रेंड्स हुए उससे इंटरेक्शन से जो उभर के चीज़ें आई वो मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे सर्च किया तो हो सकता है वीडियो होगा मगर कंटेंट मुझ तक नहीं पहुँच पाया। तो मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में इंटरव्यू देने से पहले। एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ। सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या लैंग्वेज मैटर करता है? हम यदि अपनी बात को हिंदी में अधिक समझा पाएँ या फिर अन्य भाषा में समझा पाएँ इन कंपैरिज़न टू इंग्लिश, तो क्या ये मैटर करता है? स्ट्रिक्टली यदि बोलें, अदर फैक्टर्स यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये मैटर नहीं करेगा, मगर अदर्स फैक्टर यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये मैटर कर जाएगा। स्पेशली यदि कंसर्न्ड सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है तो, यदि रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है तो, मतलब रिसर्च जिसमें आपको एप्लाइड रिसर्च की बातें की जा रही है। पीएचडी वैसे सभी सभी सब्जेक्ट में रिसर्च ही है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया या इंजीनियरिंग का कोई भी डिपार्टमेंट हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इसका एक बहुत ही क्लियर कट लॉजिक है कि अधिक जो मटेरियल अवेलेबल है, रिसर्च्ड मटेरियल या जर्नल, वो इंग्लिश में ही है। और जो रिसर्च हो भी रहा है और इसमें कहीं न कहीं यूरोपियंस जिनका अब ये एक अलग बात है कि हम लोग बोल देंगे स्पेनिश इतने लोग बोलते हैं। हम मैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा ताकि फ़ायदा पहुँच सके। मैं बोल दूँ कि आप जाके मतलब भोजपुरी में बोल दीजिएगा, मैथिली में बोल दीजिएगा, तो ये थोड़ी ना मैटर करेगा। ठीक है, मेरा मतलब मदर टंग हो सकता है मैथिली हो, मगर वहाँ पे जहाँ पे रिसर्च मटेरियल इंग्लिश में है, वहाँ पे फिर इंग्लिश में ही चीज़ें होंगी। तो आंसर ये हुआ कि यदि साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा मैटर कर जाता है। इसका क्लियर कट आंसर ये है। दूसरा फैक्टर्स यदि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है ये कम मैटर करेगा। मगर यदि केवल इस क्वेश्चन को देखें कि क्या इंग्लिश वर्सेस अदर लैंग्वेजेस मैटर करता है, तो इसका आंसर है येस, मैटर करता है। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नेट पे सर्च करने के लिए बैठा था और मुझे नहीं मिला तो मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंसेस जो आईआईटी गुवाहाटी में मैंने अनुभव किया सेंटर फॉर एनवायरनमेंट में, वो मैं शेयर करूँ। कुछ कारणों से अदर फैक्टर्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें, मगर कुछ फ्रेंड्स थे जिनका अदर आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, फिर आईआईटी बॉम्बे हो गया, फिर एनआईटी पटना हो गया। तो उनसे जब इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो कुछ चीज़ें उभर के आईं। तो उसको शेयर करने से ही चीज़ें अदर जो फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँच पाएगा। वो तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन यानी कि लैंग्वेज का। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स मैटर करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड आंसर है, मैटर नहीं करता है। अब मैटर नहीं करता तो इसमें डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स मैटर करता है? इसका आंसर है आप यदि एलिजिबल हैं तो मैटर नहीं करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, आप जो डिसर्टेशन बनाए हैं मास्टर डिग्री में, क्या वो मैटर करता है? यस, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, मैटर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आप आपका डिसर्टेशन काफ़ी अच्छे टॉपिक पे है, डिसर्टेशन भी काफ़ी अच्छा बना है और डिसर्टेशन के आधार पे आप यदि मतलब पूछे गए क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या वो मैटर करता है? तो वो यदि फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया, उसमें यदि जवाब नहीं आ पाता है, तब फिर वो मैटर कर जाएगा, वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। मेरे साथ थोड़ा-सा ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर चंदन महानता हैं आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफ़ेसर हैं, अभी भी होंगे। अ, तो मैं जो रिसर्च पेपर ले गया था, उसके आधार पे मैं सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया था कि इसका एप्लायंसेस यानी कि इसका इस यूज़ कहाँ पे है। जब आप यूज़ ही नहीं बता पाएँगे,
तो उस टॉपिक पे कोई इंस्टीट्यूट अपने प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर प्लस अदर रिसोर्सेज़ को क्यों खर्च करेगी? और ये बिल्कुल सही है। तो इस सिलेक्शन नहीं हो पाना ही बेटर है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और का हुआ, उसका रिसर्च यदि इस कंट्री के लिए अधिक वैल्यूएबल है, तो उसी का होना चाहिए सिलेक्शन। क्योंकि फाइनली मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि रिसर्च के बाद जो भी चीज़ें उभर के आएँ, वो हमारे देश के काम आ रहा है कि नहीं और ओवरऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम आ रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं कि हम जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई किए हुए हैं, यानी कि आईआईटी में अप्लाई किए हुए हैं या फिर एनआईटी में अप्लाई किए हुए हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किए हुए हैं, तो जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमने अप्लाई किया है, क्या उस डिपार्टमेंट के एचओडी या प्रोस्पेक्टिव होने वाले गाइड जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हों, क्या उनसे इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस मिलकर बातें करना उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर मेल के माध्यम से बातें करना, ये डिसिसिव यानी कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि यदि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं ईमेल के माध्यम से या फिर इन पर्सन फेस टू फेस मिलने के बाद, तो ये इम्पोर्टेंट है। मगर यदि इंप्रेशन आप नहीं अच्छा छोड़ पाते हैं मिलने के बाद या ईमेल के माध्यम से, तो ये आपके नेगेटिव साइड ही जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये एग्जांपल है नेरिस्ट का, NERIST ईटानगर में। तो वहाँ पे एक फ्रेंड पहले ही मतलब कोई पांडे सर हैं वहाँ पे। तो मतलब वो वहाँ पे मिलने के लिए गए और फिर पॉजिटिव इम्प्रेशन उसका बनता भी, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से उसकी तैयारी अच्छी थी और उसका सिलेक्शन हुआ। फिर एक उसी में एक मेरा फ्रेंड भले ही नहीं है, मगर एक पर्सन जो है सो वहाँ पे गया और उसका इंप्रेशन नेगेटिव था, तो हो सकता है ये भी फैक्टर हो रहा हो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने का। तो इसका आंसर ये है कि इफ़ यू कैन लीव पॉजिटिव इंप्रेशन देन यस, go for a face-to-face meeting, meet the person that is prospective guide uh, in person or through email. But if you are unable to have what say positive impression, if you fail to give positive impression, then it's better not to take chance in this way. ये फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जिस टॉपिक को लेके आए हैं या फिर आपके माइंड में कौन कौन से टॉपिक, पहले वो पूछ लेंगे यदि आप टॉपिक को लेके नहीं जाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक दे दी, वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जो भी टॉपिक मिलेगा मैं रिसर्च कर लूँगा, जो भी टॉपिक मिलेगा ऐसे रिसर्च कर लूँगा। आपका फिर मास्टर डिग्री का इंपॉर्टेंस है, आप डिजर्टेशन किस टॉपिक में बनाए हैं वो इंपॉर्टेंस है। टॉपिक मिलता जुलता तो रहना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो टॉपिक लेके आए हैं उसको एक ट्विस्ट दिया जाए और फिर दूसरा टॉपिक दे दिया जाए, या फिर एंटायरली डिफरेंट टॉपिक दे दिया जाए। यदि आप उसमें सहमत हैं तो वो आपकी सहमति के बाद ही मतलब ओके होता है। तो बेटर तो ये रहता है कि यदि आप जिस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, आपको उस टॉपिक पे यदि आईआईटी में नहीं मिल रहा है जगह, कोई बात नहीं, आप एनआईटी में चले जाइए। वहाँ पे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट से कर लीजिए। मगर कोशिश कीजिए कि आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में रिसर्च करें, क्योंकि बहुत बाद में जाकर ये देखा गया है कि आपका रिसर्च कैसा रहा, वो मैटर करता है। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो पीएचडी होता है उसका एक इम्पोर्टेंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर भी यदि आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाते हैं तो आपका रिसर्च बहुत मतलब वो मैटर कर जाएगा। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और यदि आप रिसर्च कुछ और पे करना चाहते थे और यहाँ पे कुछ और टॉपिक मिल गया तो फिर डिफरेंट है। हाँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो कोशिश ये रहना चाहिए कि अच्छे इंस्टीट्यूट मिले, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट मिले, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, दूसरे भी इंस्टीट्यूट हो गए जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इस टाइप के इंस्टीट्यूट मिले और वहाँ पे आप अपने अम, जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं उसमें आप रिसर्च करें। तो कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इसमें मैं कुछ चीज़ दिखाकर आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको मैं दिखाऊँगा फिर आपको। जो शॉर्ट लिस्ट वाला पीडीएफ होगा उसका फिर प्रिंट आउट भी आपको लेना होता है, क्योंकि
वहाँ पे जब आप सेंटर पे जाएँगे, यानी कि जब आप डिपार्टमेंट में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका नाम किस सीरियल वाइज़ में है। और वो ये बोलते हैं आपके पास प्रिंट आउट नहीं है, तो वहाँ पे बगल में प्रिंट आउट है, वहाँ से करवा के लेके आइए। तो बेटर है कि पहले ही आप जो है सो आप उसको करवा के ले जा सकते हैं, और अपने नाम के आगे यहाँ पे, जैसे कि ये सेकंड पीडीएफ था मेरे मेरे पास, तो यहाँ पे जैसे कि आनंद कुमार प्रभाकर है, तो आप इसको ऐसे करके ले जाइए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपको लाइन में खड़ा करवा देंगे, फिर लाइन में खड़ा करवा देंगे और बोलेंगे कि आप अपना अपना जो है सो क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट जमा कीजिए। फिर वो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं कि कितने कैंडिडेट सॉर्ट आउट हुए थे और कितने कैंडिडेट जो है सो वहाँ पे जो है सो प्रेजेंट हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप इसको रखें साथ में। क्या गुड टोन मैटर करता है? मैटर करता है। हम जब अपनी बात को रखते हैं, तो हमारा टोन ये दर्शाता है कि हम अपने चीज़ों को लेकर कितना प्रतिबद्ध यानी डिटरमाइंड हैं। रिसर्च भी के फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो दूसरे किसी भी फील्ड से बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता नहीं होता कि कितना समय लग जाएगा रिज़ल्ट के आने में। इसलिए 5 टू 6 इयर्स होता है। बहुत यदि क्रिटिकल, या बहुत क्रिटिकल वर्ड से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि कोई टॉपिक होता है, तो उसमें टाइम लिमिट को भी हटा दिया जाता है। मगर ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। मगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का एग्ज़ाम्पल देकर मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसर्च में डिटर्मिनेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उस चीज़ को हमारे टोन में भी रहना चाहिए डिटर्मिनेशन। तो हम जो भी इंटरव्यू फेस करेंगे, उसमें जो भी बोलेंगे, उसमें हमारा डिटर्मिनेशन झलकना चाहिए। यदि कोई चीज़ नहीं भी जानते हैं, तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेंगे कि नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता होना चाहिए कि यदि ये चीज़ नहीं जानता है, तो ये नहीं जानता है। क्योंकि रिसर्च में यदि हम नहीं जानते हैं, तो ठीक है, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो उसका जानने का प्रयास करेंगे। मगर जानने और नहीं जानने के बीच में कंडीशन में रहेगा, तो फिर वहाँ पे फिर वो डायलेमा रिसर्चर को सूट नहीं करता। तो हम लोग अपना टोन अच्छा मेंटेन करेंगे। फिर इंटरव्यू के कुछ टाइम से पहले हम जो सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे पहुँचेंगे। और आप कोशिश कीजिए इधर-उधर देखने का कि वहाँ कोई हेल्प डेस्क या रजिस्ट्रेशन डेस्क है कि नहीं। जैसे कि मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बना हुआ था, मगर वहाँ पे लिखा नहीं था कि कहीं रजिस्ट्रेशन डेस्क था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये नया जगह भी है, ऐसे किससे मैं पूछूँगा। और अदर कैंडिडेट्स भी वहाँ पे मतलब बैठे हुए थे, तो एक वहाँ पे नया नया फ्रेंड भी बने। मगर हम लोग मतलब वह फ्रेंड भी जो है सो यह नहीं पूछा कि रजिस्ट्रेशन फर्दर कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का जो इंटरव्यू हुआ वो 3 बजे के बाद हुआ। 3 बजे, हाँ, 3 बजे के बाद हुआ था। तो उस समय तक कुछ प्रोफ़ेसर जो है सो वो इंटरव्यू हॉल छोड़ के जा चुके थे। तो इसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कि आप अपना इंटरव्यू में कोई बात रखें, उसमें हो सकता है कि कुछ प्रोफ़ेसर उस बात को पॉज़िटिवली लेते, क्योंकि कोई बात किसी के हिसाब से पॉज़िटिवली है और किसी के हिसाब से नेगेटिवली है। तो आपकी बात को हो सकता है वो पॉज़िटिवली लेते, और वैसे मतलब प्रोफ़ेसर्स उस हॉल से जा चुके हैं। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि नेगेटिवली कोई पर्सन लेते, तो वो जा चुके हैं, तो वो फिर पॉज़िटिव रोल हो जाएगा। तो ये एक मैटर ऑफ टाइम है, और उस दिन का किस्मत है, बोल सकते हैं। तो रिच बिफोर टाइम। हाँ, हम यदि कोई प्रोजेक्ट पे काम किए हुए हैं, या कोई डिसर्टेशन है हमारा, तो और कुछ भी मैटर नहीं करता है, सारे के सारे क्वेश्चंस 90% प्लस क्वेश्चन जो है सो उसी प्रोजेक्ट और उसी डिसर्टेशन से आने वाला है। तो क्योंकि होता है ना कि इंटरव्यू से पहले लगता है कि हम अपना ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट्स देख लें, या फिर जो है एचओडी कौन से टॉपिक को लेकर पीएचडी किए हुए हैं, या फिर उनका डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ पे अधिक पकड़ है, हम उन्हीं को लेके जाएं, या फिर बोर्ड मेंबर्स जो हैं उसमें कौन कौन से लोग किस किस टॉपिक पर रिसर्च किए हुए हैं। होता ये कि जो भी बैकग्राउंड रहेगा उन प्रोफेसर्स का, एसोसिएट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है इतना, क्योंकि वो उस एज में पहुंच गए हैं, उनका एक्सपीरियंस उस लेवल तक पहुंच गया है कि वो लगभग लगभग सभी फील्ड के बारे में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनका वो नॉलेज रख रहे होते हैं। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो डिसर्टेशन है, इसी पे फोकस करके जाना चाहिए। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो, उसको प्रिपेयर
नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उतना समय भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पहले से इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सारी तैयारी जो होती है वो लगभग-लगभग 1 महीना या 10 से 15 दिन के अंदर होता है। तो और कुछ-कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका मास्टर डिग्री किया हुआ और इंटरव्यू के बीच में गैप हो। तो ये वीडियो तो सभी के लिए है, तो इसलिए ये बात बोलना इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन ये भी मन में रहता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडी या प्रोस्पेक्टिव गाइड, होने वाले गाइड हो, वो प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, उनसे क्या हम पर्सनली जाके मिलें? क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा? या मेल के माध्यम से हम कम्युनिकेट करें, ये फ़ायदेमंद रहेगा? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि यदि हम पॉज़िटिव इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहते हैं विथ जेन्युइन रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो इनजेन्युइन चीज़ें होंगी वो चलेगा है नहीं। तो यदि जेन्युइन तरीके से हम पॉज़िटिव इंप्रेशन दे पाते हैं, तो इसका प्लस पॉइंट हमें मिलेगा। और यदि हमारा इंप्रेशन किसी वजह से नेगेटिव रहा, तो फिर इसका इंटरव्यू में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर ये है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका जो मेल के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है, या पर्सन टू पर्सन यानी कि इन पर्सन या फेस टू फेस जो आप मतलब मिलेंगे या प्लान कर रहे हैं मिलने का, तो उसमें इंप्रेशन कैसा रहेगा। तो जैसे कि एक मेरा फ्रेंड, वो नेरिस्ट NERIST ईटानगर, तो वहाँ पे वो जो उनका उनका प्रोस्पेक्टिव गाइड होने वाले गाइड थे, शायद कोई पांडे सर थे। तो उनसे वो पर्सनली जाके मिला, और चूँकि उस फ्रेंड का रिसर्च में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, और वो उस पे काफ़ी रिसर्च किया भी था, और उसका अपने प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन पे काफ़ी पकड़ था। तो उसका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन हुआ, और फिर वो फाइनली उसका सिलेक्शन हुआ। मैं ये नहीं कहता कि केवल मिलने से और मेल के माध्यम से सिलेक्शन होगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कितने एक्सटेंट तक उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर यदि हम कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्डली हम नो तो जवाब देंगे, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उसका जवाब कुछ ना कुछ देंगे। जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्डली आप नो बोलेंगे, वो बिल्कुल सही है, वो एप्रिसिएबल है। मगर जहाँ से एक्सपेक्टेशन है वहाँ आपको नो नहीं बोलना है। स्पेशली यदि प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हो, डिसर्टेशन के रिलेटेड हो, आप कोशिश कीजिए कि मिलता-जुलता चीज़ भी आप वहाँ पे रखें। ये आपके प्लस पॉइंट में जाएगा। फिर उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा-सा जानकारी पहले इकट्ठा कर लीजिए, स्पेशली जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक, मान लीजिए कि आपका टॉपिक एक रिलेटेड है जिससे रिसर्च फील्ड में कुछ एक पार्टिकुलर इक्विपमेंट की आवश्यकता है, और वो इक्विपमेंट उस इंस्टीट्यूट में मौजूद है। यदि IIT कानपुर की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है, और हो सकता है कि आपका जो रिसर्च फील्ड है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहीं न कहीं उस जो सिस्टम है, जो मशीन है, या फिर किसी प्रकार का सिस्टम है, उसके उससे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें। फिर ये तभी हो सकता है जब थोड़ा-सा उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर हम थोड़ा-सा फैसिलिटी के बारे में देखें, फैकल्टी मेंबर्स के बारे में देखें। और फैकल्टी मेंबर्स का चेहरा एक बार यदि हम नेट पे देख लेते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे उस इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद थोड़ा-सा एक साइकोलॉजिकल एज प्रोवाइड होता है, क्योंकि आप पहले देख चुके होते हैं। तो एक 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 साइकोलॉजिकल कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट ही मिलता है। तो बेटर है कि जिस इंस्टीट्यूट में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके वेबसाइट को थोड़ा-सा 1 या डेढ़ घंटा देकर थोड़ा-सा सर्च करें। और यदि समय मिलता है, तो जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हम उत्सुक हैं उस इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने में, तो उस कंसर्न्ड फैकल्टी का कुछ रिसर्च पेपर यदि साइट पे अवेलेबल है, कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट उस पेपर को अवेलेबल कराई है, तो वहाँ पे जाके हम लोग उसको देख सकते हैं। और हमें स्पेसिफिक होना है जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, वैसे साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड हुआ। साइंस के अंदर फिर मतलब बहुत सारा बढ़ जाता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि फिज़िक्स हो गया, फिर फिज़िक्स में बहुत सारा बढ़ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग कि क्वांटम फिज़िक्स हो गया। फिर क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जो है सो हम किस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना स्पेसिफ़िक हम लोग रह सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को लेकर, उतना हम लोग रहेंगे। ये किसी भी फील्ड यानी कि साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स
कॉमर्स, मैनेजमेंट, किसी फील्ड पे ये बात लागू होता है कि हम कितना स्पेसिफिक हैं अपने रिसर्च एरियाज़ को लेकर। और अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपने आंसर देने के दौरान, तो हम उसके बारे में श्योर जानते हैं, तभी हम लोग अपनी बात को आगे रखें। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बारे में कॉन्फिडेंटली गलत बोलना ना, एक ये जो सो इस ये सीधा आपको मतलब आपके सिलेक्शन को येस से नो करवा सकता है। और जो टॉपिक यदि हम लोग चूज़ करें, यदि हमें कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा टॉपिक लें, तो थोड़ा सा बैठें और देखें कि हम हमारा इंटरेस्ट किस एरिया में है। यदि बहुत सारे एरियाज़ में इंटरेस्ट पता चल रहा हो कि इसमें भी है थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा, उसमें भी है, तो कोशिश करें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेके चलें। उसका फ़ायदा ये होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर एड्रेसिंग क्या वाइटल इशूज़ रिलेटिंग टू द, जैसे कि मेरा एनवायरनमेंट था, तो मैं एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट विद स्पेसिफिक फोकस ऑन ए गिवन रीजन। तो रीजन में हम लोग स्पेस को ले लें, टाइम को ले लें। क्यों? क्योंकि यदि हमको रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर सामने ये आएगा कि इसका एप्लीकेशंस जो है सो किस जगह होने वाला है और कितने टाइम पीरियड तक होने वाला है। जैसे कि यदि हम अभी देखें, तो अभी 5G चल रहा है, आने वाले समय में 6G चलेगा। तो यदि कोई ऐसी चीज़ को लेके जाए जो 3G के हिसाब से हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसको स्पेस जगह नहीं दिया जाएगा इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि अब जो है सो टेक्नोलॉजी 3G से 4G, 4G से 5G यहाँ तक पहुँची है। तो अब इससे आगे कोई बढ़ेगा तो उसको जगह मिलेगा, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात भी है। फिर जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू डू रिसर्च उस टॉपिक पे, तो ये एक इसका आप लोग इंडिविजुअली आंसर तैयार करेंगे। फिर व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। अब व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, ये इसका आंसर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसका मोटिवेशन ये नहीं कि मतलब हम लोग ऐसा आंसर दें जो कि मतलब प्रैक्टिकल ना हो। यहाँ पे प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए, और हम हमारे पास जो भी आंसर हो, मगर उसको हम लोग यदि अच्छी तरीक़े से देखें, तो एट द एंड हमें प्रैक्टिकल आंसर भी मिलता है। फिर रिसर्च प्रपोज़ल जो हम लोग तैयार करेंगे, उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हम जो रिसर्च प्रपोज़ल हम बना के लेके आए हैं, वह क्यों लेके आए हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। मैं जो रिसर्च प्रपोज़ल बना के ले गया था एनवायरनमेंट में, उसका इम्पोर्टेंस तो था, मगर वो कोई मतलब जैसे वो बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये एक बहुत ही मतलब डिसिसिव रीज़न था, जिसके कारण मैं बाहर हो गया था। और वो होना ज़रूरी भी था, क्योंकि जब उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ही नहीं है, तो क्यों मुझे जगह मिले। उससे बेटर है कि देश का जो पैसा है वो ऐसे कैंडिडेट के ऊपर खर्च किया जाए जो कि मतलब ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फाइनली रिसर्च कोई भी करे, वो मैनकाइंड और देश के काम आना चाहिए। तो मेरा टॉपिक उतना वो नहीं था, तो वो आउट होना मुझे लगा कि ये सही बात है, होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब एनी रिलेवेंट जर्नल या रिसर्च पेपर, उसका नाम थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान देना है। और चूँकि हम रिसर्च फील्ड को चुनने जा रहे हैं, तो रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, ये आप जनरलाइज़ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च अपने फील्ड में ले लीजिए, मेरा एनवायरमेंटल साइंस था। कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, मेथड्स ऑफ रिसर्च। फिर मेजर इमर्जिंग एरियाज इन द सब्जेक्ट यू हैव चूजन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनवायरमेंट सेक्टर था, तो मेजर इमर्जिंग एरियाज इन एनवायरमेंटल सेक्टर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। उस फील्ड में रिसर्च जो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा इमर्जिंग एरियाज है। जैसे कि मोबाइल के बारे में यदि हम मतलब बात करेंगे, तो पता तो होना चाहिए कि 5G चल रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। आप जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस फील्ड में मतलब जैसो कौन कौन सी दिक्कतें रिसर्चर्स फेस किए हैं, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अच्छा है, एज प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यदि कोई स्पेशल मतलब जैसे टेक्निक्स को लेकर वह रिसर्च किया जाएगा, तो उसके बारे में भी पता करना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। और डाटा कलेक्शन की बात की जाए, तो उस फील्ड में यदि किसी टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन है, डाटा है, तो उसका कलेक्शन का कौन कौन सा टाइप्स है, ये साइंस सब्जेक्ट्स में अधिक लागू होता है, स्पेशली स्टैटिस्टिकल चीज़ों में। जैसे पॉपुलेशन पे कोई सर्च करे, तो वहाँ पे एक एग्जांपल जो मेरे मन में अभी आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट्स इन एनालिटिकल टेक्निक्स। जैसे कि यदि एनवायरमेंटल साइंस की बात की जाए या इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। तो यदि कोई कैंडिडेट क्रोमेटोग्राफी को लेकर चल रहा है, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर कम से कम एक पेज तैयार हो, और ऐसे टर्म्स तैयार हों जो उससे सीधा सीधा मिलता जुलता है। जैसे कि मान लीजिए कि
एक मैं एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ कि यदि कोई ये बोलेगा कि मैं साइंस पढ़ा हूँ, तो उसको कम से कम न्यूटन वर्ड पता होना चाहिए, उसको कम से कम ग्रेविटी वर्ड पता होना चाहिए, उसको फ़ोर्स पता होना चाहिए, उसको थ्रस्ट पता होना चाहिए। तो इस टाइप के वर्ड्स जो है सो कम से कम पता हो। उसका डेप्थ नहीं ना भी पता हो तो कम से कम वर्ड्स पता हो स्पेसिफ़िक। फिर इथिकल, लीगल, सोशल, साइंटिफिक इश्यूज़, जिस सब टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उसका इथिकल एंगल, लीगल एंगल, सोशल एंड साइंटिफिक इश्यूज़, ये थोड़ा इस पे भी ध्यान देना अच्छा रहता है। फिर बेसिक कंसेप्ट्स इन राइटिंग रिसर्च पेपर, ये होना चाहिए क्योंकि ये इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग जो रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाएँगे और यदि वो प्रपोज़ल में हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो भी मतलब पूछेंगे, और यदि अच्छा नहीं रहा तो भी पूछेंगे। हाँ, यदि एवरेज रहता है तो वो मैटर जो है सो साइलेंटली पास आउट हो जाता है। तो इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, इसमें जो है सो फाइनल डिग्री पूछा जाता है। चूँकि मेरा रिसर्च प्रपोज़ल के बेसिस पे मेरा मतलब सॉर्ट आउट हुआ था ना, वैसे मेरा उस समय तक बीटेक ऑनर्स के बाद एमबीए था। चूँकि मेरा ऑनर्स पेपर जो सो एनवायरमेंटल से रिलेटेड था और स्ट्रक्चरल एनालिसिस से रिलेटेड था, तो ठीक है। और रिसर्च प्रपोज़ल मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था, तो इसी कारण से मेरा नाम सॉर्ट आउट हुआ था। तो वहाँ पे वो रिसर्च इंटरेस्ट जो है सो पूछेंगे, आपको 5 टॉपिक देंगे। ये इसके बारे में ये एक नया अनुभव था मेरा कि रिसर्च इंटरेस्ट भी मतलब वो एक नहीं पूछते हैं, उसमें 5 पूछेंगे, क्योंकि वहाँ जो प्रोफ़ेसर होंगे उनका रिसर्च एरिया क्या है, और वो क्या आप जो रिसर्च एरिया दे रहे हैं उसमें वो कम्फ़र्टेबली आपको गाइड कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। ये सीधा-सीधा ये बात हुआ कि यदि आप ट्रेन चलाना सीख रहे हैं तो आपको ट्रेन के चालक ही आपको गाइड करेंगे, पायलट आपको गाइड नहीं करेगा। यदि आप प्लेन चलाना चाहते हैं तो आपको बस का ड्राइवर आपको गाइड नहीं करेगा, वो जो पायलट होंगे वो गाइड करेंगे। कुछ इस प्रकार का मैटर है। तो इसलिए अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है सो उसमें भी ठीक है, कोई पार्टिकुलर एरिया हो सकता है, मगर आप उस एरिया के अगल-बगल का एरिया देखिए कि क्या उसमें भी आप कंफर्टेबल फ़ील कर सकते हैं। तो जैसे कि एनवायरमेंटल असेसमेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल एनालिसिस हो गया, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट एंड स्पिरिचुअलिज़्म हो गया। एनवायरमेंट एंड स्पिरिचुअलिज़्म ये स्पेशली मतलब फॉरेस्ट्री हो गया, उसका इकोनॉमिक डायमेंशन के हिसाब से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पे मतलब कोई पीएचडी ऑलरेडी कर रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये आप ये लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये दिखने में तो एनवायरमेंटल लग रहा है, मगर इसमें स्टैटिक्स का काफ़ी यूज़ होगा। तो यदि हम लोग कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा 1-2 स्टेप नीचे तक जाकर देखें कि हम उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं। यदि कोई स्टैटिक्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और उसको यदि एनवायरमेंटल एनालिसिस मिल जाएगा, तो फिर वो बाद में पीएचडी में प्रॉब्लम फेस होगा। यही कारण है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के साल, 2 साल, 1.5 साल बाद भी लोग जो है सो उसको छोड़ देते हैं। तो बेटर यदि डिसीज़न रहेगा तो फिर वो सक्सेसफुल रिजल्ट देगा, इसलिए। और वीडियो का मकसद भी ये है कि मतलब जो चीज़ें अच्छी तरीक़ा से हों। तो ये थोड़ा-सा एक रफ़ आप यदि बना लेते हैं नोट्स, तो आपको 1 घंटा या 2 घंटा जो बैठने का समय मिलेगा, क्योंकि आपका जाते-जाते आप ही का इंटरव्यू हो जाए, ये मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बीच में आप जैसे क्या करेंगे, थोड़ा-सा आप देखते रहेंगे। तो इसके लिए आप अपना कीवर्ड्स मतलब थोड़ा-सा तैयार कर लेंगे रफ़ के हिसाब से। ये बिल्कुल ही रफ़ के तरीके से मैं लिखा था इसको। तो अब देखिए, जैसे कि कुछ जो ऑलरेडी उस टॉपिक से रिलेटेड वर्क कर चुके हैं उनका नाम, फिर मतलब उनका क्या योगदान है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। फिर आईआईटी गुवाहाटी में जो उस समय जो एचओडी थे सेंटर फॉर एनवायरनमेंट के, डॉक्टर चंदन महंता, तो उनके बारे में मैं थोड़ा-सा देख लिया था साइट से कि उनका जो रिसर्च है वो किस-किस एरिया में है। फिर एक मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार रहमान, इन्होंने पीएचडी किया आईआईटी से, तो इनका जो टॉपिक था वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तो मैं इनके बारे में थोड़ा-सा पॉइंट्स बना लिया था कि यदि बोलने का मौका मिले तो इस पे भी बोला जा सकता है। और फिर राज्यसभा टीवी, उसका डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिसर्च टॉपिक्स को भी कभी-कभी लेके डिस्कशन करते हैं। तो राज्यसभा टीवी पे भी सर्च कर सकते हैं कि उस टॉपिक पे राज्यसभा टीवी में कोई डिस्कशन, कोई पैनल मीटिंग हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बुलाएंगे वो साइंटिस्ट को बुलाते हैं, स्कॉलर्स को बुलाते हैं, तो उनकी बातें जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से जो सो आप मतलब थोड़ा-सा यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और कोई यदि जर्नलिज़्म आपको मिलता है तो फिर मतलब वो अवेलेबल है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अच्छे इंस्टीट्यूट आपको जो है सो रहने का व्यवस्था प्रोवाइड करता है। जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी में आपको
ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल हो गया, या वहाँ पे सभी हॉस्टल्स का नाम रिवर्स पे है, या फिर धनसिरी हॉस्टल भी है वहाँ पे। हाँ, धनसिरी हॉस्टल है, रिवर का नाम है धनसिरी, एक रिवर का नाम है। और फिर लोहित हॉस्टल हो गया। तो कहने का मतलब है कि अच्छे इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे रहने का व्यवस्था प्रोवाइड करेगा। और अ, वहाँ पे आप जो है सो अ, 1 दिन पहले भी पहुँच सकते हैं। तो बेटर है कि अन्य दू दूसरा फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ फैक्टर हो गया या फिर एकोमोडेशन फैक्टर हो गया, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें इस इंटरव्यू के दौरान। और मुझे लगता है कि मैं जितना भी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ, ये सफिशिएंट है। ये सब चीज़ के आंसर के साथ यदि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, और साथ में हमारा गेट स्कोर ठीक-ठाक रहता है। मेरा गेट स्कोर नॉर्मल गेट स्कोर था, जस्ट मैं क्वालिफ़ाइड ही था। तो मगर ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं किया था, क्योंकि मेरा रिसर्च प्रपोज़ल का एप्लीकेशंस जो है सो अ, इतना निकटतम भविष्य में नहीं था, या फिर ये कहिए कि बहुत कम था, लिमिटेड था। तो इसलिए ये एक डिसिसिव कारण था कि मतलब वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ ना। ये मेरा अपना एनालिसिस है। वैसे ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, तो जाके सिलेक्शन होना और नहीं होना होता है। ये कुल मिला के ऐसे ही है कि जैसे खाना आपको खाना में आपको बहुत सारी चीज़ मिलकर आप मतलब खाना खाते हैं, तो सभी का थोड़ा-थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है बॉडी में, और आपको न्यूट्रिएंट्स टोटली आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो कुल प्रकार यही है कि सिलेक्शन में सभी फैक्टर्स का रोल होता है, इसलिए मैंने छोटे-छोटे फैक्टर जैसे कि टोन को भी यहाँ पे शामिल किया।